हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर कितना सॉल्व किए थे? 56। ठीक है, 56 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अभी तो हम फिलहाल SCRT समाप्त किए हैं। अभी NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वैकेंसी को देखते हुए जब विज्ञापन आ गया तो मैं यही सोची हूँ कि एक क्लास प्रैक्टिस सेट का भी लगाया जाए। ठीक है, तो जैसा कि कल की प्रैक्टिस पहली थी, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसमें टोटल 113 प्रश्न हैं। आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों से टोटल 113 प्रश्न हैं। यदि सोचती तो 2 क्लास में कर लेती, लेकिन समय का बहुत अभाव है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए वो ग्रुप में मैसेज करें, उन लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोग शेयर करिए। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इससे संबंधित कुछ नीचे व्याख्या दी गई है, चलिए उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। डॉक्टर ग्रियर्सन क्या कहते हैं? चारण काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल एवं सिद्ध काल, संधि काल। चारण काल और संधि काल कहा है इसने। ठीक है, तो इतने सारे आदिकाल का नामकरण किया हुआ है, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम थोड़ा स्पीड में करवाएंगे क्योंकि इस प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और समझाने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, तो खुद ही लिखा हुआ आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज वपन काल, सिद्ध सामंत युग, संधि एवं चरण काल, वीरगाथा काल। इधर दिया हुआ है, इधर उन लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। बात करें संधि काल एवं चरण काल की तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बीज वपन काल कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, बात करें मिश्र बंधु की, मिश्र बंधु ने क्या कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल। ठीक है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। विश्वनाथ वीर काल, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चरण काल। ठीक है, कई बार इसको पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है, जो कि हम लोग कहते हैं। ठीक है, आदिकाल कहा है। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 7,
आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सिद्ध सामंत युग कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन जी ने। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 12 है, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल। जो गद्य काल है ये आधुनिक काल का नाम है, न कि आदिकाल का। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल कहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। ए का हो जाएगा दूसरा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। आपका उत्तर हो जाएगा ए का हो जाएगा दूसरा, डी नंबर, ठीक। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। प्रश्न नंबर 19, यहाँ उनके बारे में कुछ दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925। अगर ईस्वी में दिया जाए तो उसमें से -57 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ईस्वी में आ जाएगा। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान काल 1925 से 1950। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान काल 1950 से 1975। सब संवत में है, ध्यान रखिएगा। गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975 से, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए थे? पाली भाषा में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं,
निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारू राधुआ, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। आपका उत्तर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है। खुमाड़ रास दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय की रचना है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना है 1148 ईस्वी में, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य व ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमाड़ रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमाड़ रासों का कवि था। ढोला मारू राधुआ के कवि कल्लोल हैं। इसमें भी 2 नाम दिए जाते हैं। ढोला मारू राधुआ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता है। ठीक है। ये तो रही भरतेश्वर बाहुबली रास और ढोला मारू राधुआ के बारे में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, ढोला मारू राधुआ। आपका उत्तर हो जाएगा ढोला मारू राधुआ। राउरवेल किसकी रचना है? रोड़ कवि की। ठीक है। ढोला मारू राधुआ 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा, घड़ा, पुराणा, छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया गया है। प्रश्न नंबर 23। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगढ़ रास, जय मयंक जस चंद्रिका। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न नंबर 24। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये नाम याद रखिएगा कि मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास को। इसकी रचना 1184 इसका सन भी पूछता है में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। प्रश्न नंबर 24। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपति विजय। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी, लेकिन कहीं कहीं दिया जाता है शालिभद्र सूरी द्वितीय। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 के बारे में कुछ दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 25। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। आपका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की
संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान, कहीं अब्दुल रहमान नाम मिलता है, कहीं अब्दुल रहमान मिलता है, कहीं अद्दहमाण मिलता है, तीनों नाम एक ही है। इनकी रचना है संदेश रासक, कहीं संदेश राशे दिया रहता है। दामोदर पंडित की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की है कीर्तिलता। ठीक है, ये सब अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, 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 शिखा। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शिखा। ठीक, अब भ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा रूप मिलता है। प्रश्न नंबर 28, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। आपका उत्तर हो जाएगा सरहपाद। ठीक है, सरहपाद को पहला कवि किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने, और ये फिर सर्वमान्य मत से सब लोग मानने लगे। ठीक है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म या तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 30, सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा, कण्हपा, गुंडरिपा, शेरपा। आपका उत्तर हो जाएगा सरहपा। गुंडरिपा कोई है ही नहीं है सिद्धों में। प्रश्न नंबर 31, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 32, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को, विद्यापति को। राहुल जी ने सरहपा को प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 है, सहजयान के प्रवर्तक सरहपा, सबरपा, लुईपा, कण्हपा। आपका उत्तर हो जाएगा सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा। सरहपा सिद्ध कवि हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 है। प्रश्न नंबर 36, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। आपका उत्तर हो जाएगा पुरानी हिंदी। प्रश्न नंबर 37, उसके पहले देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है इस प्रकार, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा
ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्रकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल संकीर्तन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है? संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी संवत में, ईस्वी में नहीं, विक्रमी संवत में। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चतुरसेन शास्त्री, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसको याद रखिएगा। पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, किसको? राजा मुंज को। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? शरापात, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्पदंत। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा मुंज। एक बात और याद रखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसने कहा था, SCERT में दिया हुआ था। ठीक है। उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915। ध्यान रखिएगा, पूछता है। प्रश्न नंबर 40, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्रसूरी को, स्वयंभू को। आपका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, उसके पहले ये देख लेते हैं, स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौंचर्यु 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। मैं इन कवियों के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ जब मैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो क्लास आदिकाल का ले रही थी उसमें। ठीक है, तो उस क्लास को जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक थ्योरी पता रहती है, जब तक उसका स्टोरी पता रहता है, तभी क्वेश्चन का आंसर देने में समझ में आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। उत्तर हो जाएगा आपका स्वयंभू, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र दत्त। उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। प्रश्न नंबर 43, स्वयंभू की कृति का नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौंचर्यु। उत्तर हो जाएगा पौंचर्यु। ठीक, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा की बात करें तो राम सिंह की रचना है, राम सिंह। और प्रश्न नंबर 44, पौंचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। पौंचर्यु स्वयंभू, पौंचर्यु स्वयंभू। ठीक है, 1 2 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ये सब रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 45, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत का, पौंचर्यु। तो आपका उत्तर हो जाएगा पौंचर्यु, क्योंकि पौंचर्यु
रामायण के रूप में देखी जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार से रामायण है। ठीक है, महापुराण भविष्य का धनपाल की रचना है। धनपाल, भविष्य का धनपाल की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। कांड याद रखिएगा, ये पौमचर्यु 5 कांडों में है, लेकिन जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में है। कांडों के नाम यहाँ पर दिया गया है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, जिसमें कि उत्तर कांड रामचरितमानस में भी है और सुंदर कांड रामचरितमानस में भी है और अयोध्या कांड, युद्ध कांड और विद्याधर ये दोनों नहीं है। ठीक है, स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के बाद पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। भविष्य का योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़दोहा। भविष्य का जो कि धनपाल की रचना है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित, यहाँ नाम दिया गया है, धनपाल द्वारा रचित भविष्य कहा का नाम उल्लेखनीय है। प्रश्न नंबर 47, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। शालिभद्रसूरि, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत को भवभूति माना जाता है अपभ्रंश का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है, अभी ऊपर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। परिच नहीं है पूछ रहा है। ठीक, महापुराण, जयकुमार चरियु, जसहर चरियु, पौमचर्यु। तो पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, 63 महापुरुष गुणालंकार, रायकुमार चरियु और जसहर चरियु। तो यहाँ पे सी है, ये है महापुराण की जगह 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण। पौमचर्यु किसकी रचना है, अभी आगे आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पौमचर्यु, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं ऋठडेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चरियु तथा जसहर चरियु। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। पौमचर्यु, ऋठडेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। उत्तर हो जाएगा महापुराण। ये सब रचनाएं मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और इससे संबंधित प्रश्न भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो सबसे पहले जो कि आदिकाल में हैं, इन्होंने खड़ी बोली से काव्य लिखा था, खड़ी बोली में काव्य लिखा था। ठीक है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। खालिक बारी, ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी द्वारा, जो एग्जाम लिया गया है, टीजीटी में पूछा गया था, शायद पीजीटी में पूछा गया था कि खालिक बारी, अमीर खुसरो की खालिक बारी कैसी रचना है। तो उसमें दिया, ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ये शब्दकोश है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम क्या है। जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, प्रश्न नंबर 52, मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। स्वयंभू, जगनीक, अमीर खुसरो, कुंभनदास। पहेलियाँ और मुकर्रियाँ अमीर खुसरो ने लिखा सबसे पहले।
प्रश्न नंबर 53। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं। आपका सटीक उत्तर होता है ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा राउरवेल जो है शिलांकृत कृति है। इसमें नक्सिक वर्णन भी मिलता है। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है। नक्सिक वर्णन 7 नायिकाओं का वर्णन होता है। शिलांकृत कृति राउरवेल है। शिलांकृत कृति का मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, शिलाओं पर लिखा हुआ। ठीक है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसको भी याद रखिएगा। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। ठीक है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, याद रखिएगा। राउरवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, राउरवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। आपका उत्तर हो जाएगा गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। लगभग हम लोग आधा पढ़ लिए हैं और आधा पढ़ना बाकी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। इसका क्रम लगाने के लिए आता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुवलय माला, फिर से राउरवेल, उसके बाद से वर्ण रत्नाकर, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। कौन किया था? दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद, व्याकरण। उत्तर हो जाएगा व्याकरण। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कीर्ति पताका की बात करें तो ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति। ठीक है। चर्यापद तो जैन सिद्धों की रचना है। चर्यापद सिद्धों की रचना है, जो कि सब्रपा की रचना है। सब्रपा। ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। वर्ण रत्नाकर अभी आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? नहीं, आदिकाल
भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल की नहीं है, होना चाहिए। डिंगल पिंगल में रचनाएं होती थी, अवधि में होती थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियों चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल, रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। सही है यहाँ पे उत्तर। ठीक है, कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, डिंगल पिंगल। तो रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 61। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, जैन नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का? रासो साहित्य का नाम है चारण साहित्य, क्योंकि जब आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उस टाइम में चारण लोग थे, जो यानी कवि अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। ठीक है, क्योंकि राजाओं की प्रशंसा करना उनका एक तरह से समझ लीजिए मजबूरी थी। राजाओं की प्रशंसा करेंगे तो उन लोगों को इनाम मिलता था, रहने खाने की व्यवस्था होती थी, उनकी प्रतियां जो लिखी जाती थी, उनके जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो सुरक्षित रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें अपने राजाओं के प्रति बड़ाई समझ लीजिए उसका प्रयोग करते थे। उन लोगों को भले ही वो युद्ध में हारे लेकिन फिर भी वो उन लोगों की बड़ाई करते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61 हो गया। डॉक्टर गिरियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। शुरुआत में ही हम लोग पढ़े हैं। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से भी जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अभी जो स्टेट हुआ है उसमें पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को आधार मानकर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। ठीक है, तो 12 रचनाओं को। ठीक है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो नल सिंह की है, हमीर रासो सारंगधर की है, खुमाड़ रासो दलपति विजय की है, बिसलदेव रासो नरपति नाल की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है, परमाल रासो जगनी की है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरपा, सब्रपा, लुईपा, बीरूपा, डोम्बीपा, कणपा, कुकुरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी सिद्ध जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। याद रखिएगा, घेरंड संहिता और शिव संहिता। ठीक है, नाथों की रचना है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। अगर पूछे नाथों की संख्या कितनी, तो नाथों की संख्या 9। हठ योग का मतलब होता है, हठ में ये पूछता है कि हठ, ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? वीरूपा, कणपा, कुकुरीपा, सारंगधर नहीं है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, बहुत सही है। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, ये तो भक्ति काल में थी। निर्गुण की उपासना भक्ति काल में थी। उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ये तो है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। युद्ध भी है उसमें, इतिहास और काल्पनिक रचना भी होती थी, कल्पना करके लिखा जाता था, ये तो होगा ही। युद्धों का वर्णन है ये है, और आश्रयदाताओं का जो है अति रंजनापूर्ण वर्णन, तो ये भी है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, ये भक्ति काल में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 65, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव वर्णन एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से 14 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। उत्तर होगा चारण काल। ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, इन्होंने 11 खंडों में अपने साहित्य को बांटा है, कह सकते हैं, और उन 11 का अलग अलग नामकरण भी किया है। ठीक है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिसे उन्हें चारण काल कहा है। प्रश्न नंबर 66, बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। उत्तर हो जाएगा गेय। गेय का मतलब होता है गाने योग्य। विसलदेव रासों में गाने योग्य है। विसलदेव रासों में 4 खंड होता है, 4 खंड होते हैं, 1 2 3 4। बिसलदेव और राजमती, बिसलदेव और राजमती का वर्णन है इसमें, उन्हीं दोनों की कहानी है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर संवत में इसका समय पूछे तो 1212 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लिखा है, विक्रमी संवत 1212। ठीक है, इसका रचनाकार। और एक और प्रश्न पूछता है कि रसायन शब्द कहाँ मिला है उनको, तो बिसलदेव रासो में ही रसायन शब्द रामचंद्र शुक्ल को मिला है, जिसके अनुसार रसायन से उन्होंने रासो ग्रंथ नाम रखा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, बिसलदेव रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल, स्वयंभू। आपका उत्तर हो जाएगा नरपति नाल, ऑप्शन सी। 67 68, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा नरपति नाल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो आपका बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंत जयचंद्रिका प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य बिसलदेव रासो में मिलता है। ठीक है, क्योंकि बिसलदेव रासो राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? वही रचना होगी बिसलदेव रासो, इसमें श्रृंगारिकता का समावेश है। प्रश्न नंबर 71, राजमती से रूठकर बिसलदेव
कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक 12 महीने तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। प्रश्न नंबर 72, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बिसलदेव रासो, जगनीक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमार रासो। आपका उत्तर हो जाएगा जगनीक का परमाल रासो। इसमें आल्हा उदल 2 वीर रहते हैं, उनका भी वर्णन मिलता है, आल्हा और उदल। ठीक है। जगनीक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, की वीरता की गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा है। 1665 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हाखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? आपका उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 74, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रखने वाले कवि हैं? परमाल रासो के रचयिता जगनीक। आल्हाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 76, आल्हाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनीक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? परमाल रासो में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कवि जगनीक की रचना का नाम है जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो यानी आल्हाखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80, परमाल रासो के लेखक हैं? जगनीक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 12 बरिसले कुकर जिए औते रहले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये कौन कहता है? ये भी पूछता है कि ये किसकी रचना है, किस कवि ने कहा है? तो याद रखिएगा ये जगनीक की रचना है। जगनीक ने परमाल रासो में ये लिखा है और इसका उत्तर हो जाएगा विधा है आल्हा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है कि 12 बरिसले कुकर जिए, कुत्ता जो है 12 बरिस तक जीता है या चाहे जिए, और 13 ले जिए सियार, सियार को 13 वर्ष तक जीना है। बरिस 18 छत्री जिए और 18 वर्ष तक छत्री को जीना है, आगे जो जिए तो उसका धिक्कार है। 12 बरिस से आगे कुकुर जिए तो धिक्कार है, और 13 बरिस से आगे सियार जिए तो भी धिक्कार है। बात करते हैं यहाँ छत्री की, तो छत्री जो है 18 बरिस के बाद जिए तो धिक्कार है। इसका कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि वो लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, और उसी में जय सिया राम। उपर्युक्त पंक्ति जगनीक रचित परमाल रासो से ली गई है, जिसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना पूर्ण रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। प्रश्न नंबर 82 है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरित मानस। आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जायसी की रचना है, जायसी, जो कि भक्तिकालीन रचना है। कामायनी की बात करें, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावादी रचना। ठीक। बात करें रामचरितमानस की तो ये तुलसी बाबा की है, तुलसीदास की भक्तिकाल की रचना है।
पढ़ते हैं आगे। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है शुक्ल जी ने? तो चंद्रबरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। 4 सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी पचाड़ी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। सभा यानी नागरी पचाड़ी सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड हैं, ये पूछता है, तथा 16,306 छंद हैं, ये भी पूछता है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। प्रथम खंड में कितने? 16,306 और दूसरे खंड में 7,000। उसको संक्षिप्त कर दिया गया। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। जो दूसरा संस्करण हुआ उसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 खंड हैं। ठीक है, प्रथम खंड में 69। ठीक है, चौथा संस्करण नहीं, इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, इसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के प्रणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा खड़भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। और ये भी कहा जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों का जन्म यानी बर्थडे कह लें एक ही है और मृत्यु दिन एक ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 83। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85 नंबर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 87। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न नंबर 89। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सूची 1 को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिसलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनीक और खुमार रासो दलपति विजय। आपका उत्तर हो जाएगा ए का दूसरा यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 90। खुमार रासो के रचयिता कौन है? खुमार रासो दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम आप लोगों को जैन साहित्य पढ़ा चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी करवा चुके हैं। सिद्ध साहित्य भी पढ़ा चुके हैं, नाथ साहित्य भी पढ़ा चुके हैं। ये सब आदिकालीन की रचना है, सिख साहित्य नहीं है। प्रश्न नंबर 92। संवत 1250 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1250 से 1375 कहाँ है? ऑप्शन ए। यहाँ भी है लेकिन याद रखिएगा ये सन में है, सन में नहीं होगा। विक्रमी संवत 1250 से 1375। भक्ति काल को माना इन्होंने 1375 से, विक्रमी संवत में 1375 से 1700। ठीक, और आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल को कहें तो रीतिकाल 1700 से विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। ठीक है, ये सब जनरल बातें याद रखिएगा। 93 हो गया। 94। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है?
संदेश राशक, जयमंग जसचंद्रिका, भक्तमाल, आलाखंड भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, नाभादास की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास से 1885 शायद है, ठीक है, 1885। नाभादास भक्तिकाल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसको याद रखिएगा। ये पूछता है कि टीका किसने लिखी, प्रियादास ने। किस सन में, 1712 में। तो यहाँ गलत हो गया, 1685 होना चाहिए, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा, 1685 होगा। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। यही होगा 1685। एक बार देख लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई है, जगनीक है, दलपति विजय है, नाभादास नहीं है। नाभादास वही भक्तमाल की रचना करने वाला कवि, ठीक है। नाभादास भक्तिकाल सगुण भक्ति का विधारक कवि थे। अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं। चलिए 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, भ्रमरगीत, बीजक। विद्यापति पदावली विद्यापति की रचना है, जो जिसकी भाषा है मैथिल, मैथिल में। और इसी के कारण विद्यापति जो है, क्या लिख दिया, इसी के कारण विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए, ठीक है, मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली आदिकाल की रचना है, जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्तिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 97, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत, हास्य, करुण, वीर। उत्तर हो जाएगा वीर। वीर रस में रचनाएं की जाती थी, रासो ग्रंथ। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। प्रश्न नंबर 98, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन डी 14। विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें संस्कृत के भी हैं और मैथिली के भी हैं, ठीक है। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं हट्ट में है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी हट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रजभाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इनकी भाषा अहट है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्षकृत्य और गया पतन। गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। नाटक को याद रखिएगा, गोरक्ष विजय। प्रश्न नंबर 99, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पदावली मैथिली में विद्यापति पदावली। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? अभी हम पढ़े हैं कीर्तिपताका, कीर्तिलता है, कीर्तिपताका है और विद्यापति पदावली है, ठीक है। हम लोग 100 प्रश्न पढ़ लिए। अभी हम लोगों के पास कितना प्रश्न बचा है? 13 प्रश्न। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 101, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो आपका उत्तर हो जाएगा पदावली के, विद्यापति पदावली के आधार पर, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए वह है इनकी पदावली। इन्होंने अपने समय की प्रचलित
मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। देसिल बयाना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने की है? देसिल बयाना सब्जन मिठा यानी विद्यापति ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 102 का होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विद्यापति का। देसिल बयाना सब्जन मिठा, तेज ऐसन जपहो अवट्ठा। ठीक, अवट्ठ भाषा में है। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की ही है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। प्रश्न नंबर 103, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो विद्यापति, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, विद्यापति ने ओइन व राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न नंबर 104, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरीपा, भरथरी, कणहपा, चूड़कर नाथ। कणहपा नाथ में नहीं बल्कि सिद्धों में है। कणपा, सब्रपा, सरहपा, लुईपा, टोम्बीपा, कुकुरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चूड़कर नाथ, भरथरी, जलंधरीपा आदि प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? सरहपा, सब्रपा, कुकुरीपा, गोपीचंद तो सिद्धों में है, जिसमें पा लगा है वो सिद्धों में आ जाएंगे, और गोपीचंद सिद्धों में नहीं है। ठीक है, पा सिद्धों में इसलिए लगा है कि उनका आदर सूचक शब्द है। नाम यदि मान लीजिए सरह है, जब सिद्ध हो बने तो पा आदर सूचक शब्द लग गया तो हो गए सरहपा। ठीक है, सरहपा आसानी से पहचान सकते हैं, सिद्धों को पा लगा होता है। 107, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो, काव्यनाथ साहित्य, जैन काव्य। उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। प्रश्न नंबर 108, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चूड़करनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता तो गोरखनाथ का भी नाम आता है और मच्छंदरनाथ का भी नाम आता है, आदिनाथ का भी नाम आता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छंदरनाथ और आदिनाथ सबसे पहले थे जो कि नाथ पंथ के प्रणेता माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नवनाथ, गोरक्षनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवड़नाथ, नागनाथ, भारतनाथ और गोपी चंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 109, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ यही सब नाम है। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। प्रश्न नंबर 110, नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? अभी हम ऊपर इसकी चर्चा किए हैं। हठयोग का अर्थ क्या है? ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग क्या हो जाएगा? हठयोग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, सिद्ध सामंत पद्धति किसका ग्रंथ है? हठयोगियों का, नाथ पंथ का है। ठीक है, ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। गोरखनाथ ने खटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। प्रश्न नंबर 111, सिद्धों की साधना शून्य का पूरक तत्व था। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। उत्तर हो जाएगा वज्र। प्रश्न नंबर 112, तांत्रिक सिद्धों को मूलाधार एवं भौतिकवादी था। तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकतांत्रिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे ही पंचमहाभूतों को समस्त भव सागर का
बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से सम्मानित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा के समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। प्रश्न नंबर 112, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संधा। उत्तर हो जाएगा संधा। सिद्धों की भाषा संधा, संधा भाषा सिद्धों की, याद रखिएगा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। प्रश्न नंबर 113 और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल में हुआ है, नहीं संधा भाषा में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये गलत है। तो अब तक हम लोगों ने 113 प्रश्न पढ़ लिए। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि पसंद नहीं आई होगी, इसीलिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।